नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एरोजोन पर। आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि 2016 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी मुख्य परीक्षा के विषय में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के परिप्रेक्ष्य में उसके सामान्य अध्ययन को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला पोर्शन वो क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल जो हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन है, उनको कथन एक यानी कि कथन और कारण दिया गया। तो इसमें कह रहा है, कथन कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब चले गए वहाँ। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें कह रहा है कथन सही है या कारण सही, तो ये कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या है, तो शुष्कता का चरण काल था। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो अभिनंदन विमलनाथ, ये जैन दिए हैं, जैन तीर्थंकर हैं, उनको मिलाना होगा कौन पहले आया है। तो मुनि सुब्रतनाथ पद्म प्रभु, तो सबसे पहले कौन है जो जैन तीर्थंकर है, उसमें पहला 24 तीर्थंकर टोटल थे, 24 में से पहले कौन से, तो ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद फिर अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, तो अभिनंदन नाथ दिया भी था, सुमितनाथ, पद्म प्रभा, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, सतिलनाथ, यही शीतलनाथ, फिर श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य हैं, फिर विमलनाथ हैं, अनंतनाथ हैं, धर्मनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, कुंथुनाथ हैं, अरनाथ हैं, उसके बाद मल्लिनाथ हैं, मुनि सुब्रतनाथ हैं, नमिनाथ हैं, फिर नेमिनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं, फिर महावीर। तो इस तरीके से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो पार्श्वनाथ 23वें, 24वें महावीर स्वामी, उसके बाद जो पहले हैं ऋषभनाथ। तो इस तरीके से 3 का ज़्यादा आता है, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बीच में किसी और का भी पूछ देता है, तो इनके बारे में इनका पूछ देता है, चिन्ह कौन सा है, इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जब हिस्ट्री में जैन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेंगे एक बार अच्छे से। फिर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कंबोज दिया है, राजपुर, हाटक, यानी कि प्राचीन जो राज्य थे, मगर यानी कि महाजनपद काल के जो राज्य थे और उनकी राजधानियाँ दिया है। अस्मक की कौन सी, तो पोटल, पोतन, सूरसेन की, कौशाम्बी दिया है, कौशल की, श्रावस्ती। तो हम देखते हैं कि काशी की कौन सी थी, तो 16 महाजनपद का दे दिया गया यहाँ पर। तो इसमें पहली जो थी काशी थी, काशी की कौन सी है, वाराणसी है। कौशल की कौन सी थी, श्रावस्ती थी। अंग की चंपा थी। मगध की क्रिवेज राजगृह थी। वज्जी की विदेह मिथिला थी, विदेह या मिथिला दोनों ही थी। मल्ल की कौन सी थी, कुशीनारा या पावा भी कहते थे। चेदी की सुक्तिमती थी। वत्स की कौशाम्बी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिछत्र उत्तरी पांचाल की थी, और जो कांपिल थी दक्षिण पांचाल थी। ठीक है। मत्स्य क्या है, तो विराटनगर थी। ये विराटनगर वाला जो एरिया है ये राजस्थान पड़ता है। सूरसेन की कौन सी, मथुरा थी, मथुरा जानते ही होंगे। अस्मक की पोटली या पोतन इसको कहते हैं। गांधार की तक्षशिला थी, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कंबोज की कौन सी आती है, तो हाटक बोलते हैं इसको। कंबोज की हाटक या राजपुर। अवंती की, तो उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी महिष्मती थी। महिष्मती बाहुबली वाला नहीं, ये महिष्मती जो अवंती राज्य था उसकी राजधानी थी। ठीक है। तो फिर अब सामाजिक स्थिति क्या है, तो निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, या फिर कौन सा था, तो चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, या कश्मीरी राजा जयसिंह थे। तो डी, इसका बी ऑप्शन है, चालुक्य राजा कुमारपाल थे। कुमारपाल का जो कार्यकाल है 1153 से लेकर 1172 तक, एक जैन अनुयायी शासक थे जो कुमारपाल थे। अहिंसा का प्रबल समर्थक था। जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबारी थे। कुमारपाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंधित करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का था एक दल काशी भेजा था, यहाँ काशी के राजा के पास। फिर किस शासक ने सिंघल देव के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे, तो राजाराज नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन जयसिंह। तो ये कौन सा है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो प्रथम है। इसने 630 से 638 तक इनका कार्यकाल रहा। एक पल्लव वंशी शासक। देखो पल्लवों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इनका समृद्ध भी इतिहास रहा है। याद होगा जब भारत और चाइना की जो वार्षिक बैठक हुई थी उसमें मोदी जी पल्लव में ही, जो पल्लवकालीन स्थापत्य है वहीं ले गए थे उनको, जो चीनी राष्ट्रपति हैं उनको। फिर इसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। फिर मध्यकालीन इतिहास आ गए हम, तो मध्यकालीन इतिहास में क्या है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध, ये कालिंजर है, इसका ए ऑप्शन हम देख रहे हैं, कालिंजर के विरुद्ध था।
शेरशाह सूरी का अंतिम विजय जो है अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध थी। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने के से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। तो 1540 में इसने हुमायूं जो थे उनको परास्त करके यहाँ से खदेड़ दिया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कन्नौज का युद्ध, उसका चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध, ये युद्ध जो है उनका क्रम से लगाना है कि पहले कौन है उसके बाद फिर कौन सा हुआ। तो हम देखते हैं जो कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ है। चौसा का युद्ध ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य फिर अंतिम अवस्था में पहुंचा। खानवा का जो युद्ध है ये 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसी में पहली बार ये क्वेश्चन आया है कि पहली बार जिहाद का नारा कब दिया है बाबर ने, तो इसी में दिया है पहली बार जिहाद का नारा, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसी में। मराठा वंश है तो कहा गया है, कथन दिया गया फिर कारण दिया गया है। कथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। फिर कारण दे रहा है मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसका कथन कारण कौन सा सही है, तो ए, कथन भी सही है और कारण भी सही है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, अतः कथन ये सत्य है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना मराठाओं के पास भी थी। फिर अगला है छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो चाकन के किले, शिवाजी ने कई किलों पर अधिकार अपना जमाया था, तो उसी में पूछा है कि चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो इसमें ए सही है, 1, 3, 2, यानी कि पहले चाकन के किले पर कब्जा किया है, फिर मुगलों से मतभेद हुआ है इनका, फिर अफजल खां का प्रकरण आया है, उसके बाद सूरत पर आक्रमण कर और तथा उसको लूट लिया है। तो इस तरीके से इनका टाइम पीरियड दिया गया है। शिवाजी ने 1556 में 1656 में चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ। अफजल खां का प्रकरण कब आता है, तो 1659 में आता है। शिवाजी ने 1664 में सूरत पर शहर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था। तो इस तरीके से ये क्रम सही है, ठीक है। फिर आगे बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो रजत मुद्रा के बारे में कह रहा कौन सी नहीं थी प्रचलित, तो रुपया, लारी, रुका, टका। तो रुपया जो था ये रजत मुद्रा के रूप में यानी कि शिवाजी के कार्यकाल में प्रसिद्ध नहीं था। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं जो थी, लारी थी, टका थी यानी कि सरफी टका, रुका मराठा राज साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं थी, फनम, चक्रम, पातशाही होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि। मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन नहीं था। तो रुपया जो था मराठा साम्राज्य में नहीं था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां था। तो कौन सा था इनका नाम, शाही खां था। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन, इसको अपनी धार्मिक नीतियों के कारण जो काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। वास्तविक नाम क्या था, शाही खां था। जनता उसे बुटशाह की उपाधि से जानती थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसकी नीतियाँ जो थी काफ़ी उदार थी सभी धर्मों को लेकर के, तथा मूल्य नियंत्रण के कारण, यानी कि इसने बाजार में मूल्य नियंत्रण का व्यवस्था अपनाया था। तो कश्मीर का अलाउद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन का नाम भी हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि इसने बाजार व्यवस्था में मूल्य नियंत्रण को बहुत व्यवस्थित रूप से अपनाया था, इसीलिए अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। हम देखते हैं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी जो थी वो भी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है हमें। कश्मीर के वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण कराया था। शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो ये इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा विविधता के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो इब्राहिम खां गर्दी था या हकीम खां सूर था, तरदी बेग था या मोहम्मद लोधी। तो बी ऑप्शन, हकीम खां सूर था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर नाम का एक अफगान कर रहा था। इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप में एक राजपूत सेनापति था और जबकि महाराणा प्रताप में जो था एक मुस्लिम सेनापति था। कौन, तो ये था आपका हकीम खां सूर, और जबकि अकबर की सेना में एक राजपूत सेनापति था। ये चीज़ है। आधुनिक इतिहास इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सिक्किम का विलय कब हुआ है, झांसी का विलय, और पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। ये जब राज हड़प नीति चल रही थी उस समय की बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सिक्किम का विलय 1850 में हुआ है। 1850 में सिक्किम का विलय किया गया है। उसके बाद में फिर
जो पंजाब का विलय है कब है, तो 1849 में। देखो पंजाब का विलय जो हुआ था युद्ध के माध्यम से हुआ था, तो 1849 में पंजाब, वर्मा 1852, झांसी का 1853 में किया गया था। तो इस तरीके से इनका क्रम सही है। आगे फिर देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूची दी गई, उसको सुमेलित करना है उसके ईयर से। तो तेभागा आंदोलन कब शुरू हुआ था, मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ था, पाबना किसान विद्रोह, फिर बंगाल नील विद्रोह। तो इस तरीके से देखो तेभागा आंदोलन दिया है। तेभागा के बाद में हम देखते हैं कौन सा, तेभागा का हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ तेभागा का हो जाएगा 46 से 47। मोपला विद्रोह देखेंगे तो 1921 के पास। पाबना वाला कब है, तो 1879 से 80 के पास। और ये 1859 से 60 के बाद बंगाल नील विद्रोह हो गया। तो इसकी सूची मिला लेते हैं। तेभागा आंदोलन 46 से 47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1979 से 80, बंगाल नील विद्रोह कब हुआ, तो 59 से 60 के बीच हुआ है। फिर कह रहा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित से किस वर्ष हुई थी, तो सी ऑप्शन दिया, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इस कॉलेज के प्रथम चांसलर थियोडोर मेनन थे। जो इसकी स्थापना हुई थी तो थियोडोर, और ये 1875 वही काल है जब किसकी स्थापना हुई थी। आप लोग इतिहास अगर पढ़े होंगे तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई थी। हम लोग उसको आगे चलकर देखते भी हैं, वो कांग्रेस में विलय भी उसका हुआ था। आगे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वर्ष दिया है और घटना दी गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ है, डिप्रेस्ड क्लास संगठन यानी कि अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन का गठन कब हुआ है, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन 1927 में स्थापित हुआ है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1930 में, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में हुई थी। इसको त्रुटिपूर्ण था, इस वजह से इसको मूल्यांकन से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक, तो अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंदा। तो सी जो ऑप्शन है, राजा शिव प्रसाद जो थे, इसके स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसमें उनका सही जो सहयोग था बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था। फिर आगे बात करते हैं लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित से किसे चुना। जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थी उसका महासचिव किसे बनाए गए, स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया को। तो कौन है इसके, बी जो एन.जी. रंगा हैं महासचिव बनाए गए थे। तो हम देखते हैं 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, और यूपी में भी आता है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना 1936 में हुई थी। और उसके बाद में ये कह रहा है कि जो महासचिव थे वो एन.जी. रंगा बनाए गए थे। ठीक है, आगे पत्र पत्रिका दिया है, तो इसमें देखते हैं संपादक का है और अखबार का नाम दिया है। अरविंदो घोष, वंदे मातरम दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन 20 दिया है। अरविंद घोष की कौन, वंदे मातरम थी, गोपाल कृष्ण गोखले की सुधारक है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी की यंग इंडिया है, और सत्याग्रह दे दिया है गोपाल कृष्ण गोखले के सामने। इस तरीके से हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, या गोपीनाथ शाह थे। तो गोपीनाथ शाह ने किसका, एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वह बच गया था। कई बार ऐसा हुआ था जो इन लोगों ने प्रयास किया और वो बच गए। फिर आगे बात कर रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही हैं। तो क्या है, तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी। फिर अगला पूछ रहा है कि यानी कि कथन और कारण दिया है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 2 सही है। पहला वाला, क्योंकि गांधी जी को तो पहले बंद कर दिया गया था जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से हुई थी। गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पहला सत्य हो गया। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई थी। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में किन किन को सज़ा मिली थी और किसने किसने कहाँ इसका जो आयोजन किया था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अब कह रहा है जो निम्न काल व्यवस्थाएं दी हैं घटनाएं, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। देखो इसमें दांडी यात्रा शुरू होती है आपकी
12 मार्च को। पूना समझौता होता है 32 में और ये 1930 में, 30 की घटना है। सांप्रदायिक घोषणा यानी कि जब पूना समझौता होता है उसके पहले हो चुकी है पंचांग, तो ये 1932 में, लेकिन इससे पहले आएगी, पूना समझौता से पहले आएगी ये घटना, ठीक। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। तो 1, 2, उसके पहले 3 और 4 इस तरीके से रहेगा। तो हम देखते हैं कौन सा दिया है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक घोषणा जब हुई, कम्युनल अवार्ड आया है, तब उसके बाद ही भी पूना समझौता हुआ है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। फिर भारत का भूगोल दे दिया है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें कह रहा है कि क्या भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, अभी तक तो दूसरा ही था, लेकिन अभी 2023 से ये पहले पे आ रहा है। फिर इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो मिजोरम की जगह कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये ऑप्शन इसका डी गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, खैबर घाट या पाल घाट। तो कौन सा नहीं है, तो खैबर घाट नहीं है। ये तीनों थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दिए गए हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं। तो पाल घाट सिर्फ आपका केरल में हो गया। थाल घाट और जो भोर घाट है ये दोनों महाराष्ट्र में है, और जो खैबर दर्रा है ये पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है पाकिस्तान वाला, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि शहर दिया है और किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर नर्मदा दिया है, हरदा जो हैदराबाद है कृष्णा नदी, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी नदी। तो इनका सुमेल करना है। तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, कोटा है आपका चंबल नदी, और नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। मानसून मिट्टी, वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं कृषि आदि दिया है। तो इसमें क्या है, काली कपास जो मिट्टी है निम्नलिखित से किस नाम से जानी जाती है। तो डी, रेगुर के नाम से इसको जानते हैं। जो काली कपास मिट्टी दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है इसको मालवा का सोना भी कहते हैं। तो कपास की खेती इसमें होती है, इसको रेगुर कहा जाता है स्थानीय नाम। काली मिट्टी का विस्तार अधिकांशतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में है। इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो रिहंद परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी दिया है। नागार्जुन सागर परियोजना बेतवा दिया है। पोचमपाद परियोजना जो है रिहंद दिया है। माता टीला परियोजना है तो कृष्णा नदी। इन नदियों को सम्मिलित करना है और परियोजना दी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, पोचमपाद गोदावरी पर है, माता टीला बेतवा नदी पर है। तो इस तरीके से योजनाएं सम्मिलित हैं। फिर दे रहा है कि कौन सा खनिज कहाँ, कोयला खदान और भारत के किस राज्य में है। तो झिलमिली जो है उड़ीसा में दे रहा है, कर्णपुरा मध्य प्रदेश में, रामपुर हिमगिर छत्तीसगढ़ में, सोहागपुर कहाँ है, तो झारखंड में। तो झिलमिल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा झारखंड में है, रामपुर हिमगिर कहाँ, उड़ीसा में है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। फिर अगला सूची कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य। तो कौन सा, तंदूर कहाँ, सिक्किम में, रणजीत घाटी झारखंड दे रहा है, तंदूर सिक्किम, वरोरा तेलंगाना, और ललमट्रिया ये कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इसमें सही कौन सा है, तो रणजीत घाटी कहाँ है, सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में, वरोरा महाराष्ट्र में, ललमटिया झारखंड में पाया जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष यानी कि 1819 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक रहा। तो बी, राजस्थान रहा था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सूची सम्मिलित करना है, सूचियों को दिए गए मिलान करना है। तो राजस्थान दिया है और कार्य दिया है। तो काकरापारा परमाणु बम विस्फोट स्थल, पोखरण रॉकेट प्रमोशन केंद्र, इसमें दिया है, मिलान करना है। तुम्बा कहाँ, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट श्रीहरिकोटा, प्रमोशन उपग्रह स्टेशन यानी कि उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। तो इसमें सही करना है हमको। इसमें काराकोरम न्यूक्लियर पावर प्लांट में है, काराकोरम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर। पोखरण में आपको याद होगा 1974-75 में हुआ है। उसके बाद फिर 1998 में 2 किए गए। तो पोखरण वाला परमाणु विस्फोट स्थल है। तुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र है, ये केरल में है। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है। तो कहाँ है, गुजरात में है। ये कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन है। वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला है, जिसमें से कौन 18 सार्वजनिक है, 2 संयुक्त क्षेत्र की और 3 निजी क्षेत्र की हैं। फिर अगला कह रहा है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो जलमार्ग जो पहला है उसको किस भाग को, तो हल्दिया से कहा गया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, कनौरा से पटना या प्रयागराज से हल्दिया। तो डी ऑप्शन जो है ये 1620 किलोमीटर का क्षेत्र है, 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। ये इसको नेशनल वाटरवे फर्स्ट घोषित किया गया है, बंगाल तक का ये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। अगला बता रहा है कि ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटा होना चाहिए। कहाँ दिया गया, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर
स्थिर भू स्थिर की अवस्थिति पाई जाती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग कितना होता है 24। देखो जितना समय पृथ्वी घूमने में चक्कर लगाती है अपना एक, उतना ही ये उपग्रह भी लगाता है, इस तरीके से कहा गया है इसको। फिर आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी की वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो कौन सी थी? मीथेन थी, अमोनिया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑक्सीजन नहीं थी। जब पृथ्वी मतलब जीवन का उत्पत्ति नहीं हुई थी यहाँ पृथ्वी पर, उस समय की बात की गई है। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास आरंभ हुआ। फिर स्थलमंडल के बारे में, तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकाटोआ जो निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? तो कहाँ? इंडोनेशिया में पाया जाता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकाटोआ अथवा क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट एटना इटली में है। सेंट हेलेंस जो है यूएसए में है। तो इस तरीके से ये सारे जो ज्वालामुखी इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 240, 241, 242, 239। तो ऑप्शन बी सही करा है, 241 में किया गया है। कुछ संघ यानी कि 240 क्या कहता है? तो कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन कराने के लिए नियमन राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। 242 हटा दिया गया था। 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है, जो 239 है। फिर आर्थिक भूगोल में देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो जो अमेरिका की 5 झीलें हैं जो उत्तरी अमेरिका में, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन, ये 5 झीलों का जो क्षेत्र है इसको बृहद झील क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कौन सी कह रहा है कि उद्योग सर्वाधिक? तो सीमेंट और कागज़, फिल्म उद्योग, खाद्य एवं रसायन, तो और कौन सा? इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो डी ऑप्शन इसका सही। उत्तरी अमेरिका के झील के अंतर्गत 5 झीलें, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील शामिल है। यह प्रदेश इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रमुख है। तो उसके बाद कहा गया कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। फिर कह रहा है पंपास की उपजाऊ मिट्टी का तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इसका कौन सा कथन और कारण दिया है? इसमें सही कौन सा है? तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। तो पंपास का मैदान अर्जेंटीना के में स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान है जो खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगने के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरीके से हम इसका देख रहे हैं। फिर अगला जो बात कर रहा है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे? तो इसमें तो कह रहा है लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी? तो आर्मेनिया दे रहा है, मॉन्टीनिग्रो है, बोत्सवाना है और इथोपिया है। तो इसमें कौन सा? इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत दिए हैं। क्या है? तो यूरोप में अवस्थित देश आर्मेनिया तथा अफ्रीकी देश बोत्सवाना, इथोपिया स्थल से घिरे हुए देश हैं, जबकि मॉन्टीनिग्रो स्थल से अवरुद्ध देश नहीं है। अतः विकल्प जो है 1, 3, 4 सही होंगे और सभी सही नहीं होंगे, इस तरीके से कह रहा है। फिर अगर सिटी दी है और किस नदी के किनारे अवस्थित है? जैसे कि बॉन कहाँ है? तो राइन नदी के किनारे, कायरो नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, वोल्गा। तो इसमें कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बॉन जो है जर्मनी का है, राइन नदी के तट पर, कायरो मिस्र का, नाइल नदी, न्यूयॉर्क यूएसए का है, वियना ऑस्ट्रिया की डेन्यूब नदी के किनारे ये बसे शहर हैं। फिर जनसंख्या और नगरीकरण की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी अवस्थिति, तो भील कहाँ रहते हैं? नागालैंड दिया है, गोंड राजस्थान, लिम्बुस तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़, और कोनियाक सिक्किम। तो इसमें अवस्थित यानी कि इनको सही सुमेलित करना है। तो भील राजस्थान के हैं, गोंड छत्तीसगढ़ के हैं, लिम्बुस कहाँ के? तो सिक्किम के हैं, और कोनियाक कहाँ के? नागालैंड के हैं। आगे बात कर रहे हैं कि कथन ए को और दूसरे कारण को दिया गया है। तो इस तरीके से नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, यानी कि नगरीकरण जो है औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। पहला कथन दे रहा है, कारण दे रहा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो इसमें देखो दोनों सही है, लेकिन मेरे का ऑप्शन जो बी है एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि ऐसा है। इस तरीके से नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, या कथन सत्य है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है, ये भी सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ कहा गया है। फिर संसदीय व्यवस्था के अंदर का कथन और कारण इसमें भी दिया है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये सही है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते, ये भी सही है। तो इसमें कथन और कारण क्या दे रहा है कि बी, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद की एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। इसके अनुच्छेद 83 के तहत प्रावधान, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही सदस्य का पुनः चुनाव हो जाता है। हम संसद पढ़ेंगे तो इसको और ढंग से देखेंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है? तो क्या है? तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य
दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यसभा, जो राज्यों की विधानसभा है उसके सदस्य देते हैं वोट, लेकिन उपराष्ट्रपति सिर्फ संसद के सदस्य देते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो कह क्या रहा है, केवल एक सही है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इस तरीके से कहा गया। राज्य सरकार क्या है, तो किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, और 213 के तहत कौन जारी करेगा, तो ये राज्यपाल हो जाएगा। अनुच्छेद कहाँ गया, बी, 213 के तहत जारी करते हैं, ठीक है। फिर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग तो दिया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से नहीं। फिर क्या है, संसद के अधिनियम से ये भी नहीं है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो इसका सी सही है ये, क्योंकि इसीलिए इसको गैर संवैधानिक संगठन भी कहते हैं। मतलब संविधान के तहत न गठित होकर के मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका के हस्ताक्षर द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में पूर्व स्थापित योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा की गई है। फिर तेरा पंचायती राज में, और इसमें क्या है, कौन सा, सूची 1 से सूची से 2 को सुमेलित करना है। तो कह रहा है 94 यानी कि 2006 संविधान संशोधन यानी कि 94वां अधिनियम 2006 में आया था। क्या, तो अनुच्छेद 164 में संशोधन। फिर कह रहा है कि जो संविधान 95वां संशोधन अधिनियम 2009 में अनुच्छेद 334 में संशोधन। आगे कौन सा है, तो 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 अनुसूची में कौन सी, तो 8वीं अनुसूची में मतलब इसमें दिया गया संविधान कौन सा संविधान संशोधन और किस अनुसूची में संशोधन करता है, ये कहा गया है। जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ये अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है, तो इसमें सुमेलित करना है। तो इसका कौन सा है, तो 94 वाला है, 164 में करता है। ये विधानसभा जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। फिर 95वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 में करता है। 96वां संविधान संशोधन कब करता है, तो 8वीं अनुसूची में करता है। और 103वां करता है 15वें में। ये 103वां EWS वाला जो है वो वाला है। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था तो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है, पूंजीवादी है और गांधीवादी समाजवादी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इसमें समाजवादी की अर्थव्यवस्था के लक्षण पूंजीवादी और गांधीवादी सभी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्राइवेट कंपनियां मतलब निजी कंपनियां और जो सरकारी कंपनियां दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, इस तरीके से है। आर्थिक नियोजन एवं नगरीकरण क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय NGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ब्याज आय, लाभांश यानी कि डिविडेंड है, विदेशी मुद्रा लाभ यानी कि फॉरेन गेन्स, तो कौन सा सी, 1, 2, तीनों आते हैं। समायोजित सकल यानी कि AGR एनुअल ग्रोथ जो इनकम है की परिभाषा में क्या है, तो ब्याज आय, लाभांश की विदेशी मुद्रा तथा लाभ तीनों को शामिल किया जाता है। फिर कृषि उद्योग वगैरह में क्या है, तो भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या कह रहा है, ये करंट अफेयर्स का आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ छोड़ दो इसको। फिर क्या है, तो भारतीय लघु जो उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, ये देखो फिर से रिवाइज कर दिया हमने, 2021 वाले पेपर में भी देखा था, इसको पूछा था। तो कहाँ है पाया जाता है, लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये देख लो 1990 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। फिर मौद्रिक नीति क्या है, तो राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक के यानी कि मंदी के दौरान अधिक प्रभावी होती। तो ये कह रहा है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है कौन सा, मौद्रिक नीति। जो मॉनेटरी पॉलिसी है RBI जारी करती है इसको। देखो जो राजकोषीय नीति वो सरकार जारी करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन, RBI द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य प्रभावी मांग को प्रत्यक्ष नियंत्रित करना होता है। यह नीति प्रायः 2 माह पर RBI द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो पर 2 मंथ पर ये प्रकाशित की जाती है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी किसके, तो इसमें कह रहा है कि जो मुद्रास्फीति होती है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेनदार के लिए, और बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक के लिए, देनदार के लिए, उपभोक्ता के लिए। तो ए ऑप्शन लेनदार। लेनदार मतलब क्रेडिटर, जिसने उधार लिया था उसके लिए होगा। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा तथा ऋण प्राप्तकर्ता लेनदार को फायदा होता है। इसका मतलब ये, मान लो जैसे सामान्य परिस्थितियों में आपने किसी को ऋण दिया, तो उस समय जो मुद्रा की कीमत थी, मान लो 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये की थी, बराबर थी। मतलब ऐसे मान लो 1 रुपये में आपको 10 केले मिलते थे उस समय जब आपने किसी को लोन दिया। मुद्रास्फीति आ गई, अब क्या हुआ कि 1 रुपये में केले कितने मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो फायदे में हो जाएगा। 1 रुपये पता चल रहा है 8 केले मिल रहे हैं, तब 10 मिलते थे, तो ये मुद्रा की वैल्यू घट गई।
इस वजह से कहा गया कि जो लेनदार है उसको फ़ायदा हो जाता है और जो बेचारा देने वाला है उसको घाटा होता है। इसमें खास करके जिनकी फिक्स्ड इनकम है उनको नुकसान होता है, जिनकी फ्लक्चुएशन वाली इनकम है उनको फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप देखेंगे। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय IMF है उसके ऋण जो है किसके लिए किए जा सकते हैं उपयोग में? तो कह रहे आर्थिक विकास हेतु परियोजनाओं के लिए, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, और क्या केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण। तो जो IMF पैसा देता है वो खास करके देता है जो भुगतान संतुलन है उसके लिए काम करता है मेनली IMF। तो उसी के लिए जो ऑप्शन बी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो ऋण है का मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना है। इस तरीके से हम देखते हैं। जो विज्ञान वाला पोर्शन है भौतिक विज्ञान, तो क्या कह रहा है? श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो वाइट कलर के कपड़े हैं वो ब्लैक कलर के कपड़ों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। क्यों? वे पूर्णतः प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। वे प्रकाश अभिच्छेदन यानी कि क्या, पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट कर देते हैं। फिर कह रहा है कि वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। देखो जो इसीलिए कहा जाता है ठंडियों में आप गहरे कपड़े कलर के कपड़े पहनिए और गर्मियों में लाइट कलर के, मतलब सफ़ेद या अदर जो कलर है लाइट कलर, हल्के कलर। क्यों? क्योंकि ये हल्के कलर वाले क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें हैं वो कम गर्म कर पाती हैं, इसलिए कहा गया है। तो श्वेत वस्त्र जो होते हैं ठंडे होते हैं इसकी अपेक्षा। फिर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब किसकी खोज कब हुई थी उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। ट्रांजिस्टर, डायोड, फिर है SSD यानी कि सतह पर लगने वाला अवयव, इंटीग्रेटेड पर्पज यानी कि ऐसी जो चिप्स हैं उनके। तो किसकी कौन सी स्थापना? तो डायोड की स्थापना 1904 में हुई, ट्रांजिस्टर की 1948 में, इंटीग्रेटेड पर्पज यानी कि IC की 1959 में, और SMD की यानी कि सतह पर लगने वाले अवयव 1960 तक इसकी स्थापना हुई थी। फिर केमिस्ट्री का आ गया। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट दिया है। फिर दूध का खट्टा होना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा? तो एस्टिक अम्ल दे रहा है। आमाशय में तो लैक्टिक अम्ल दे रहा है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल जो हो जाएगा वो दूध का हो जाएगा। देखो सिरका में कौन सा है? तो एसिटिक है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा? कैल्शियम फास्फेट होता है। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा अग्नाशय या आमाशय बोलते हैं उसमें कौन सा? HCl निकलता है जो खाने को पचाने में काम आता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियोधर्मिता क्या है? नाभिकीय गुण है। फिर कह रहा है दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए सही है, यानी एक सही। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन ना नाभिकीय संचलन के आधार पर बनाया जाता है, इसमें दिया होगा। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। फिर हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम बनता है। तो देखो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन हो गया, और जो परमाणु बम है वो किस पर? नाभिकीय विखंडन पर बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, दोनों का कन्फ्यूज करने के लिए रहता है। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसमें जो गोताखोर अंदर जाता है पानी में तो उसकी जो सिलेंडर होता है उसमें खाली ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, उसमें हीलियम भी मिला दी जाती है। जब गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो एक गैस बैग लेकर जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में परेशानी ना हो। गोताखोर को इसके लिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण उपयोग में लेते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा कौन सी? सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं रिपीट वाले। वॉशिंग पाउडर, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट हेमाटाइड। तो क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम, ये कौन सा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इनका नाम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। वनस्पति विज्ञान में क्या है? तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ऑक्सिन क्या है? तो कोशिका वृद्धि यानी कि हार्मोन, पादप हार्मोन दिए गए, उनका कार्य क्या है? तो कोशिका वृद्धि। जिब्रेलिन क्या है? तो कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का क्या है? वृद्धि अवरोधक है। ऑब्सिसी यानी कि अब्सिसिक अम्ल का शिखर प्रधानता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इसमें सुमेलित कौन कौन सा है? तो ऑक्सिन का क्या है? शिखर प्रधानता है, यानी कि ये नई कलियों को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन क्या है? तो कोशिका वृद्धि के काम आता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में। एब्सिसिक अम्ल तो इसका वृद्धि अवरोधक के काम आता है, ये अवरोध मतलब वृद्धि गति को रोकता है। मानव चिकित्सा तो क्या है? तो कथन और कारण दिए गए हैं। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये सही नहीं होना चाहिए। शरीर के उचित
विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही बात है। तो डी इसका कह रहा है, ये सही नहीं है, पहला सही, दूसरा सही है। मानव शरीर के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा शरीर खुद से अवशोषित नहीं कर पाता है। इस कथन में गलत है। शरीर के जो विटामिन शरीर के विकास के लिए अनिवार्य होती है, ये सही बात है। अगला कह रहा है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है। ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अभी स्टैटिक बन गया है एक तरीके से। अश्वगंधा, सर्वगंधा, सिनकोना, एलोवेरा, तो कौन सा है ये? सी ऑप्शन है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए एक प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा कौन से? तो सिनकोना के पौधे के छाल से बनाई जाती है। इसका उपयोग प्रायः मलेरिया रोग के निदान में किया जाता था अभी तक। अब फसलें दी हैं, प्रजाति दी है, तो वरुण सरसों की वरुणा के कह रहा है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ सुमेलित हैं, नहीं सुमेलित हैं। तो मटर की रजना, अलसी की नीलम, धान की राधे। तो डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि धान की राधे नहीं है। तो सरसों की वरुणा है, मटर की रचना है, अलसी की नीलम है, चना की राधे है, धान की राधे नहीं है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, और क्या है तो मृदा का कटाव कम होता है। तो सभी ये सही है, क्यों? इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, उर्वरक जो मृदा की उर्वरकता है वो भी संरक्षित रहती है, और जो मृदा कटाव जो है वो भी कम होता है। तो फसल चक्र इसीलिए कहा जाता है कि आप एक ही फसल मत बोइए, बदल बदल के बोइए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के लिए रूप में प्रयोग? तो विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया। तो कौन से? डी ऑप्शन होना चाहिए इसका सही। नीलहरी शैवाल यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो। नीलहरी शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक प्रमुख जैव उर्वरक है। एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक हैं। फिर कह रहा है कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स, इसका क्या है? तो सी। इसका कार्थेमम किंगटोरियस एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस किंगटोरियस है। ठीक है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल, ये तो कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, इस आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। तो कृषि नवोन्मेष, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, प्रयोगशाला में खेत कार्यक्रम। तो कौन कौन से कब शुरू हुए हैं? तो पहला जो है कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998 में, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006 में शुरू की गई थी, इसलिए पहला सही है। कह जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? बियर कहा जाता है, वाइन या वोडका या रम। तो ये जो पीने वाले उनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा, बट हम लोगों को करना है क्या है? तो बियर, वाइन, वोडका और रम सभी शराब के विविध रूप हैं। प्रत्येक में एल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। बियर जौ के अंकुरित बीजों से के किण्वन से, तो बियर जो है ये जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनाई जाती है। ठीक है। फिर अगला है नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी? तो कौन सा था? सोफिया। सोफिया एक सऊदी अरब की आर्टिफिशियल नागरिक भी थी, और सोफिया अमेरिका जो नासा था उसका एक यान भी था। ठीक है। तो जिसने क्या है कि चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी इसने। अगला है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पर्यावरण पारिस्थितिकी देखते हैं। तो कथन और कारण दिया है, पारिस्थितिकी को के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही बात है। तो अगला कौन सा सही है? ए गलत है, डी सही है। तो परिस्थिति के विविध जो अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम देखते हैं कि परिस्थिति जो है यानी कि पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर, पर्यावरण मनुष्य पर निर्भर, ये दोनों के लिए कहा गया है। प्रादेशिक यानी कि यूपी स्पेशल के में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन सा है? डी, यानी कि उद्योग बंधु जो है योजना, ये इसीलिए शुरू ही की गई है। 1954 को कानपुर में इसका लोकार्पण किया गया था। फिर क्या कहें, उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना 1954 में की गई थी, ये भी पूछ सकता है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ठुमरी के बारे में बताना है हमें। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो कौन सा है? सी। एक और दोनों सही हैं। ठुमरी उत्तर प्रदेश की एक लोक नृत्य है, यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादीन के ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया है। फिर अगला है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो फैजाबाद में है। नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, इनकी पत्नी का बहू बेगम था नाम था। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका मकबरा फैजाबाद में बनाया गया, जो बहू बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु विकास यानी कि निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया है? तो बी, ग्रेटर नोएडा में आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन फिर से कोई पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण एवं निवेश को तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए जो
नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी डाटा प्रोसेसिंग जो सेंटर है वो यहाँ स्थापित किया गया है। ये तर्क शक्ति वाले हम छोड़े दे रहे हैं, इनको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है समसामयिकी का है। विविध वाले पोर्शन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो लैंगिक जो सामाजिक सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। पहला यानी कि जेंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? तो ये जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। तो पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य UNDP द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में यह बताया गया है कि लगभग 90% लोग महिलाओं के प्रति पक्षपाती हैं। इस मामले में पाकिस्तान का पहला स्थान है। इसके पश्चात कतर, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे, जितने भी खास करके धार्मिक देश होंगे वहाँ ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी। लोकतांत्रिक देशों में रहेगा लेकिन उन देशों की अपेक्षा कम रहेगा जो धार्मिक रूप से अपने को धार्मिक देश कहते हैं। मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित से कौन सा संबंध है? तो उसी प्रकार से किससे संबंधित? तो हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, जयपुर से। तो क्या कह रहा है कि मुंबई जो उसी प्रकार से उनमें से कौन सा, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर से के मध्य एक संबंध। तो मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर तीनों बंदरगाह नगर हैं। ये कौन से हैं? तो बंदरगाह नगर हैं। उसी तरीके से केरल शहर भी एक बंदरगाह नगर है। तो इस तरीके से कह रहा है। फिर अगला है कौन सा? निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। इसमें कह रहा है कि छोटे से सार्थक क्रम में से चयनित करना है। तो छोटे से बड़े लगाएंगे या बड़े से छोटे? देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रयागराज, फिर यूपी। प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ? भारत। भारत कहाँ? विश्व में। विश्व कहाँ? ब्रह्मांड में। इस तरीके से छोटे बड़ा चला गया है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना जो है संबंधित विचार करना है। तो क्या है? इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। डी, ये ना तो एक सही ना तो कितने शहर हैं, तो इसमें 500 शहरों को रखा गया। अमृत योजना के तहत ये 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। इस मिशन के अंतर्गत 500 शहरों को रखा गया है। देश की 60% नगरीय आबादी को यह समाहित करती है। इस प्रकार एक और दोनों गलत हैं। तो कितनी करती है? 60% नगरीय आबादी को समाहित करती है। ठीक है। फिर गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये संपत पाल थी। ये एक बार किसी चैनल में भी आई थी। गुलाबी गैंग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2006 में संपत पाल देवी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को आश्रय प्रदान करना है, उनका सशक्तिकरण करना है। ये पश्चिमी यूपी में बड़ा एक्टिव, महिलाओं का बहुत एक्टिव समूह है। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कौन सा? राजा टिकैत राय, नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री यानी कि वित्त मंत्री। फिर कह रहा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसमें कौन सा सही सूत्र है? डी, यानी कि इनको प्राप्त था। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। यह एक कथन सत्य है। अवध के नवाबों के राज्य में कतिपय हिंदू जातियों के लोगों के उच्च स्थान प्राप्त था। यह भी सही है। फिर अगला कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये फुर्सतगंज है, जो रायबरेली का है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। फिर निम्नलिखित से कौन से सही कूट का चयन करना है? तो मिशन दिए हैं और किस वर्ष शुरू हुए थे? तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता योजना जो मिशन है 2009 में। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 दे रहा है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी पोषण 2014 दे रहा है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में। तो सुमेलित करना है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी 2014 में और संपोषण मिशन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कथन और कारण दिए गए हैं। पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो सही कौन से हैं? हम देखते हैं बी, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के नगरों के पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। इस प्रकार ये सही, लेकिन नगरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा क्यों, ये इसका ये कारण नहीं बता पा रहा है। ये चीज़ है। नीचे दिए गए कथन एक को अब कथन यानी कि कारण और कथन कहा गया है। तो क्या है? पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। पंजाबी पाकिस्तान की अधिक आधिकारिक भाषा है। तो पाकिस्तान की भाषा क्या पंजाबी है? तो नहीं, ये ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा।
क्या कह रहा है, ये सही परंतु मतलब कारण नहीं सही। बांग्लादेश में पाकिस्तान से अधिक नस्लीय और जाति विविधता पाई जाती है, ये सही। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू है। वहाँ की अधिकांश जनता उर्दू भाषा बोलती है। तो इस तरीके से हमने ये जो 2016 वाला जो प्री एग्ज़ाम मेंस का हुआ था उसको देख लिया है। समान अध्ययन वाला देख लिया, अब हिंदी वाला हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए साथ साथ चलकर, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारी चीज़ें भी तैयार करनी है। वो धीरे धीरे हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे और आप लोग अभी से लगेंगे तभी जब एग्ज़ाम होगा तब तक तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।